तो पहली इक्वेशन क्या कहती है मैक्सवेल की, पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बता दूंगा, फिर मैं लास्ट में आपको डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म इनकी लिख के बता दूं, ठीक है। तो मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है और उसको जो नाम दिया जाता है वो बोला जाता है गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसका दूसरा नाम ये भी है कि गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, उसी को मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन कहा जाता है। ये क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस एनी क्लोज्ड सरफेस इज proportional to the net electric charge Q enclosed by the surface, that is phi equals to Q upon epsilon। इसके कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसी क्लोज सरफेस के अक्रॉस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होगा नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो उस सरफेस में एनक्लोज्ड है, समझ गए। तो दैट मींस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू के। अगर मैं इसको लिखूं यहां पर दो फॉर्म में, तो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी कि उस क्लोज्ड सरफेस में या उस सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फाई डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? तो आई होप मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आई होगी। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे ये कोई क्लोज सरफेस है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड है। तो ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है जिसको बोला जाता है गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब सेकंड इक्वेशन को समझते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, इसी से रिलेटेड है, पहला इलेक्ट्रिसिटी पर था, अब ये मैग्नेटिज्म पर है। तो गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इसको बोला जाता है। ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम V से इंडिकेट करते हैं, अक्रॉस एनी क्लोज्ड सरफेस इज जीरो, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ V इक्वल्स टू जीरो। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है और उसके अंदर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करते हैं तो वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप देखें यहां पर ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, डायग्राम अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, इस पर हमने कोई भी चार्ज अप्लाई किया, वहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और फिर यहां पर का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो आप यहां पर क्या देख रहे होंगे, जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन इसमें एंटर कर रही है उतनी ही मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन यहां से बाहर जा रही है। अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन यहां पर बनी या इसमें एंटर किया एक मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन ने, तो वहीं से पास आउट हो रही है। सेम एज इट इज आप इधर देख रहे होंगे, इसने एंटर किया और यहां से ये पास हो गई। सेम एज इट इज ये यहां पर है, यहां से ये एंटर हुई और फिर पास हो गई। और अगर आप स्ट्रेट देखें तो ये वाली लाइन यहां से एंटर कर रही है और ये पास हो रही है आगे जाके, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस क्लोज्ड सरफेस के अक्रॉस वो क्या है, जीरो है। तो दैट मींस मैक्सवेल की जो सेकंड इक्वेशन है दैट्स डाइवर्जेंस ऑफ V इज इक्वल टू जीरो, और इसी को बोला जाता है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। जोश कम नहीं होने देना है। ऐसे ही आप इंजीनियर्स गेटवे पर अपना विश्वास बनाए रखिए, गारंटी है 100 आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स आएंगे। 100 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो 70 है वो तो आप कवर अप करेंगे ही करेंगे एक्सटर्नल एग्जाम। अब हमारा टारगेट किस पर है, जो आप अपने कॉलेज के 30 मार्क्स हैं उस पर भी आपको मोहर लगानी है 30 आउट ऑफ 30। इज दैट क्लियर? आई होप आपको भी एंजॉय आ रहा होगा इंजीनियर्स गेटवे से जुड़ने के बाद, और कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि यहां पर जो मिल रहा है आपको एट जीरो कॉस्ट कितना सटीक और क्वालिटी वाला मैटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन पर, जिसको नाम दिया जाता है फैराडेज लॉ। यानी कि फैराडेज लॉ अगर आप बोल रहे हैं तो वो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन ही है। फैराडेज लॉ क्या कहता है, तो डायरेक्टली अगर वो फैराडेज लॉ को एक्सप्लेन करा लेता है तो दैट मींस वो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को पूछ रहा है, या मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन बोलता है तो दैट मींस वो फैराडेज लॉ को पूछ रहा है। ये क्या कहता है, व्हेनेवर ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर कोई कंडक्टर हम प्लेस करते हैं ऐसी जगह पर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहां पर क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। इफ द कंडक्टर सर्किट इज एनक्लोज्ड, और अगर कंडक्टर सर्किट एनक्लोज्ड है, एक करंट इज इंड्यूस्ड, तब वहां पर एक करंट इंड्यूस्ड होगी और उसको कहा जाएगा इंड्यूस्ड करंट। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे एक कंडक्टर सर्किट लिया हुआ है हमने, यानी कि किसी कॉइल के ऊपर हमने वायर को क्या कर लिया है, लपेट लिया है, ठीक है। ये कॉइल है, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे ये वायर क्या है, लिपटा हुआ है, और इसको हमने एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया हुआ है। इज दैट क्लियर? आप इधर देख रहे होंगे कि एक यहां पर क्या है, मैग्नेट है ना, इट्स ए मैग्नेट। और आपने ऊपर और नीचे दो डायग्राम यहां पर मेंशन है। एक डायग्राम में आपकी मैग्नेट की डायरेक्शन की तरफ एरो इधर लगा हुआ है और एक बाहर की तरफ एरो लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि इस मैग्नेट को हम आगे पीछे कर रहे हैं, कभी आगे ले जाते हैं कभी पीछे। तो आगे पीछे करने का मतलब ये है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वेरिंग है, यानी कि वो चेंज हो रहा है। और इस चेंज के कारण एक फोर्स यहां पर जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
उससे आप इस मीटर में डिफ्लेक्शन देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन अलग अलग है। जब आपकी मैग्नेट इसके पास जा रही है क्लोज्ड कंडक्टर सर्किट के, तो आपका डिफ्लेक्शन राइट हैंड की साइड हो रहा है। आप यहां पर देख रहे होंगे ये सुई राइट हैंड की तरफ झुकी हुई है। जब यही मैग्नेटिक फील्ड हम दूर लेकर जा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है जब मैग्नेट को वेरी कराया जा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया जा रहा है, मैग्नेट को अपने कंडक्टर सर्किट के पास लेकर जा रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण राइट साइड हो रहा है। और यही मैग्नेट अगर हम दूर लेके जा रहे हैं अपने कंडक्टर सर्किट से, तो वहां पर डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड हो रहा है। यही एक्सप्लेन करता है फैराडेज लॉ या मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आ जाते हैं अपनी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन पर। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है बेटा? इसी को नाम दिया जाता है एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ बोल दे या फिर मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन बोल दे, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही चीज है। इसको समझते हैं। इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड created by an electric current is proportional to the size of that electric current with a constant of proportionality equal to the permeability of free space। अब ये क्या कहता है एम्पियर्स लॉ या मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट किया जाता है बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और जो प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट with a constant proportionality equal to the permeability of free space। तो ये एम्पियर्स का फोर्थ लॉ कह रहा है। जैसा आप यहां पर देख रहे होंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ V जो मैग्नेटिक फ्लक्स है dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I। यानी कि ये जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो V जनरेट हो रहा है, वो डायरेक्टली किसके अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है? I के, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और उसके साथ साथ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आपका एम्पियर्स लॉ हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है या एम्पियर्स लॉ क्या बताता है वो आप यहां पर समझ गए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, यानी कि जहां पर कोई करंट फ्लो हो रहा है और वहां पर एक कंडक्टिंग कॉइल है, तो उसके आसपास कुछ अमाउंट में मैग्नेटिक फ्लक्स भी या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उसी को बताता है मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन या एम्पियर्स लॉ। तो आई होप आपको चारों इक्वेशंस बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में क्लियर हो गई होंगी। अब हमें देखना है मैक्सवेल की जो चारों इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म में क्या कहती हैं और इंटीग्रल फॉर्म में क्या कहती हैं। फिर हम वन बाय इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म में इनको क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर मैक्सवेल इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म। कभी कभी 2 नंबर में वो डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन भी लिखवा लेता है आपसे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही आपको लिखवा रहा हूं, प्रूफ तो किया ही जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहली इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो होता है, या फिर मैं इसको बोलूं डाइवर्जेंस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी इज इक्वल टू रो, और अगर हम ई की फॉर्म में लिखना चाहें तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सॉरी एप्सिलॉन नॉट इनटू, मैंने अभी पीछे वाली वीडियो में भी यूज किया था, एप्सिलॉन डॉट ई क्या होता है? डी होता है। तो अगर डी की जगह पर आप एप्सिलॉन नॉट ई पुट करेंगे देन यू गेट डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पहली मैक्सवेल की इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल। दूसरी मैक्सवेल की इक्वेशन क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी इज इक्वल टू 0। ये मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन इन द डिफरेंशियल फॉर्म, कर्ल ऑफ वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। और कर्ल का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ e वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू द t। सॉरी। तो ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आई थिंक फैराडेज लॉ हमने पढ़ा है, ठीक है। और फोर्थ इक्वेशन आपकी हो जाती है एम्पियर्स लॉ, दैट्स कर्ल ऑफ h इज इक्वल टू j प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ d विद रेस्पेक्ट टू t, और हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर h इक्वल्स टू j वेक्टर प्लस
पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। तो ये मैक्सवेल की डिफरेंशियल फॉर्म है। इन सबको हमें प्रूफ करना है, इन सबको हमें जनरेट करना है मैथमेटिकली। कैसे हम इसको लेकर आएंगे, ठीक है। अब मैक्सवेल की जो चारों इक्वेशन है वो इंटीग्रल फॉर्म में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं और लिखते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन इंटीग्रल फॉर्म। चलिए इसको समझते हैं क्या कहती है मैक्सवेल की इक्वेशंस इंटीग्रल फॉर्म में। पहली इक्वेशन को हम इंडिकेट करेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस विद रेस्पेक्ट टू डी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डीवी। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, पहले आप उसको समझें, फिर आप यहां पर, मैं मानता हूं आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे हम सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, चलिए इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मेन टॉपिक्स पे आने से पहले आप उन वीडियोस को जरूर देखें, जिससे कि आपको ये वाले वीडियोस या ये वाले टॉपिक्स बहुत ईजी लगने लगेंगे, इसकी गारंटी है मेरी। ठीक है, सेकंड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी एस इज इक्वल टू 0। ये आपकी मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल है। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर e dl इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू e और ds। थर्ड इक्वेशन ये हो जाएगी इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, सॉरी। एंड फोर्थ इक्वेशन लाइन इंटीग्रल h dl, कुछ बुक्स में आपको यहां पर c भी देखने को मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, c का मतलब भी लाइन इंटीग्रल से ही वहां पर होता है। यू कैन ऑल्सो राइट सरफेस इंटीग्रल ब्रैकेट में j वेक्टर प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ d विद रेस्पेक्ट टू t इंटू सरफेस डिफरेंशिएशन, और आप इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहेंगे तो लाइन इंटीग्रल सॉरी ऑफ v dl इक्वल्स टू म्यू नॉट i प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d फाई e अपॉन dt। तो आप कोई सी भी फॉर्म में समझ सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो ये थी आपकी मैक्सवेल की चारों इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में। इससे पिछली स्लाइड में हमने मैक्सवेल की चारों इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म में देखी हैं। उससे पहले हमने वन बाय वन मैक्सवेल की इक्वेशन क्या हमको एक्सप्लेन करती हैं, क्या उनका मीनिंग है, वो हमने यहाँ पर कवर अप किया। उससे पहले थोड़ा सा मैं और आपको मैक्सवेल के इक्वेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ रहे हैं और हमें यही ना पता हो कि मैक्सवेल की इक्वेशन का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, तो फिर मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझने के लिए हम पहले ये जान लेते हैं कि मैक्सवेल की जो इक्वेशंस है उनका मेन इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप यहाँ पर देख भी रहेंगे हेडिंग कि व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सवेल इक्वेशंस गिव अस द आइडिया दैट ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इंड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि मैक्सवेल की इक्वेशंस जो हैं ये हमें एक आइडिया देती हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इंड्यूस्ड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज करते हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। एंड ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इंड्यूस्ड ए मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम इसका उल्टा देखें तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज करते हैं तो वो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस्ड करेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, द मैक्सवेल इक्वेशन रिलेट्स द पैरामीटर्स E D H V। यानी कि मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं उसमें एक रिलेशन बताते हैं या आपस में उनको रिलेट करता है। When one parameter is known, the other parameter can be easily calculated। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई भी एक पैरामीटर दिया हुआ है तो अदर पैरामीटर्स को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज यूज्ड टू रिलेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरामीटर विद इट्स इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरामीटर को एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरामीटर के साथ रिलेट करता है। ठीक है, तो ये मैक्सवेल की इक्वेशन के बारे में हो गया कि क्या मेन इंपॉर्टेंस है, क्या क्या ये हमें बताता है, किस किस के बीच में हमें रिलेशन बताएगा। आगे लिखा हुआ है मैक्सवेल इक्वेशंस आर ए सेट ऑफ 4 इक्वेशन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको चारों इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म के साथ साथ उनको एक्सप्लेन भी किया था कि पहली इक्वेशन क्या कहती है, दूसरी क्या कहती है ना। इक्वेशन दैट describe the behavior of electric and magnetic fields and how they relate to each other। मैक्सवेल की जो चारों इक्वेशंस हैं वो डिस्क्राइब करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को और कैसे वो एक दूसरे से रिलेट है। अल्टीमेटली दे
demonstrate that electric and magnetic fields are two manifestations of the same phenomena। यानी कि अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये चारों इक्वेशंस डेमोस्ट्रेट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, कहती हैं कि ये दो मैनिफेस्टेशन है सेम फिनोमिना की। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंस हो गया मैक्सवेल इक्वेशन का, जो आपको मैंने यहां पर समझाने का प्रयास किया। ठीक, अब आगे आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन क्या है वो हम यहां पर देखेंगे। तो जैसा आप हेडिंग देख रहे होंगे एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, इसमें लिखा हुआ है द मेन एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस आर वी कैन कैलकुलेट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, वी कैन कैलकुलेट स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, इट गिव अस द आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। कहने का मतलब ये है कि मेन एप्लीकेशन जो है मैक्सवेल इक्वेशंस की वो क्या है, कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड को, कैलकुलेट करना मैग्नेटिक फील्ड को। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि ये क्या बताता है, मैक्सवेल की इक्वेशंस किस में रिलेशन बताते हैं या क्या पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स और मैग्नेटिक फील्ड के पैरामीटर्स को। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, जिससे हमें आइडिया लगता है अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो मोटर्स होती हैं उनमें भी मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज किया जाता है। ठीक है, अब मेडिकल में भी मैक्सवेल इक्वेशंस जो आपका यूज हो रहा है ना। तो अलग अलग फील्ड्स में एप्लीकेशंस है मैक्सवेल इक्वेशंस की। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशंस, यानी कि मैक्सवेल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो कौन है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशंस द डिस्प्लेसमेंट करंट कैन प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड को कुछ कोई प्रोड्यूस करता है तो वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक भी आपका यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आपने अगर नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इससे पहले क्या था, अर्लियर इट वॉज बिलीव्ड दैट ओनली कंडक्शन करंट कुड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बट मैक्सवेल एम्पेयर्स लॉ करेक्टेड। इससे पहले क्या था, एक कंडक्शन करंट ही इंड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड को, ये धारणा थी। लेकिन मैक्सवेल के एम्पेयर्स लॉ ने इस चीज को सही किया। केवल कंडक्शन करंट ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट भी आपके मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। इज दैट क्लियर? तो आई होप मैक्सवेल की इक्वेशंस क्या होती हैं वो आपको समझ में आया, क्या एप्लीकेशन है। और एक ही छोटा सा क्वेश्चन जो हमने लेकर चले थे कि मैक्सवेल की इक्वेशंस के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है या कौन करता है, तो वो यहाँ पर क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं अब। तो अब जो हमारा टॉपिक है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, जिसको आज हमें कवर अप करना है, वो अब यहाँ पर हम देखते हैं। आज हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी ड्राइव करेंगे और इसका इंटीग्रल फॉर्म भी हम ड्राइव करने वाले हैं। तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन जैसा कि मैंने पीछे भी एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से मैं आपको। तो बच्चों जैसे कि मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो गॉसेस लॉ ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई अक्रॉस एनी क्लोज्ड सरफेस is proportional to the net electric charge Q enclosed by a surface that is phi equals to Q upon epsilon naught। ठीक है, तो ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है जिसको गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। लेकिन इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है वो होती है डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल्स टू रो, या फिर हम उसी को लिख सकते हैं डेल डॉट D इक्वल्स टू रो। वहीं पर अगर इंटीग्रल फॉर्म देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस D इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dB। ठीक है, तो यही चीज हमको प्रूफ करनी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल। तो स्टार्ट करते हैं अपना। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है कि राइट डाउन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल, कोई से भी इक्वेशन का पूछ लेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो जैसे जैसे हम अलग अलग इक्वेशन करेंगे तब आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस वहां पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट द गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर द स्टैटिक चार्ज। तो ये आपका मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाता है, क्योंकि मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है गॉसेस लॉ को ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वो भी किसके लिए, स्टैटिक चार्ज के लिए। ठीक, तो अब आ जाते हैं मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। यहां पर लिखा हुआ है व्हेन ए थिन डाइलेक्ट्रिक सैंपल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स मॉलिक्यूल गेट्स पोलराइज्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक थिन बहुत छोटा डाइलेक्ट्रिक सैंपल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाएंगे। देन लेट अस सपोज एन इमेजिनरी एंड आर्बिट्री क्लोज्ड सरफेस, ऐसा हमने उसको माना, लोकेटेड इनसाइड सच ए डाइलेक्ट्रिक। इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम कोई एक सरफेस एस मान लेते हैं, आर्बिट्री और इमेजिनरी सरफेस एस। ठीक है,
देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ का भी एक वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पर, पहले आप उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए गॉसेस लॉ क्या होता है। देन आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल 1/ε0 ब्रैकेट में रो प्लस रो पी और डी बी। अब यहाँ पे रो क्या है, रो पी क्या है, वो लिखा हुआ है। रो है फ्री चार्ज डेंसिटी एंड रो पी क्या है, बाउंडेड चार्ज डेंसिटी या फिर पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, फ्री चार्ज डेंसिटी को रो से इंडिकेट किया गया है, और जब आपके मॉलिक्यूल के सॉरी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो जाते हैं, देन रो पी क्या है, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। इज दैट क्लियर? तो अब देखते हैं आगे। वी नो दैट the polarization charge density जो ये रो पी है ना, is given as लिखेंगे, given as रो पी इक्वल्स टू माइनस डाइवर्जेंस पी वेक्टर के साथ। अब इस वैल्यू को हम मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट माना है और हम यहां पर पुट कर देंगे, पुटिंग into equation first, then we get surface integral of E vector ds equals to volume integral of 1/ε0 bracket rho minus divergence of vector P into dv। ठीक है, क्योंकि 1/ε0 कांस्टेंट है तो इसकी मल्टीप्लाई हम इधर भी कर सकते हैं। दैट मीन्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ ε0 डॉट ई वेक्टर dot ds equals to volume integral of rho minus divergence of vector p dv। ठीक है, then put here equation number second। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम कैसे यहां तक इक्वेशन सेकंड तक पहुंचे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर सेम वॉल्यूम सेम इंटीग्रल हो जाए तो हम इंटीग्रल को फिर रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम यहां पर थ्योरम लगाएंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम यानी कि अगर सरफेस इंटीग्रल है किसी वेक्टर का तो वो चेंज हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में विद डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर इनटू डीवी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर सरफेस इंटीग्रल किसका है, ई का। अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड में देखें, ठीक है, ये ई का सरफेस इंटीग्रल है और इसको हमें चेंज करना है वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो हम डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से इसको कर सकते हैं। तो फिर लिखेंगे नाउ इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटन एज। तो सेकंड इक्वेशन को हम आप कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ई, डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट ई है क्योंकि वहां पर एप्सिलॉन नॉट ई है, ठीक है, इनटू डीवी इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो माइनस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पी डीवी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं इधर, तो देन वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डीवी इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डीवी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस वेक्टर पी डीवी। ठीक है, देन डाइवर्जेंस ऑफ पी को हम ले जाते हैं एप्सिलॉन नॉट ई की साइड, देन वी गेट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर इनटू डीवी। ये आकर इधर हो जाएगा प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस वेक्टर पी डीवी इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डीवी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों में सेम है, डाइवर्जेंस दोनों में सेम है, देन यू कैन राइट लाइक दिस। अब इक्वेशन है ना, तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी, क्योंकि आप अगर नॉर्मल किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसमें जो कॉमन होता है या जो सेम टर्म्स होती है आप उनको कॉमन ले लेते हैं। वैसे आपका इंटीग्रल दोनों में सेम है, जैसे आपने यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करके दोनों पे वॉल्यूम इंटीग्रल अप्लाई कर दिया था, वैसे ही इन दोनों को आपने कॉमन ले लिया और फिर डाइवर्जेंस भी कॉमन है, देन यू कैन राइट लाइक दिस। फिर लिखेंगे सिंस वेक्टर डी इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस वेक्टर पी, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, देन यू गेट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ
डाइवर्जेंस वेक्टर डी dv इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dv। इज दैट क्लियर? तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं तो हमें अभी जो लास्ट इक्वेशन मिली है बेटा वो ये मिली है कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस डी dv इक्वल्स टू है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dv। देन वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों तरफ सेम है, तो अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे या वॉल्यूम इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल से आप हटा देंगे, देन यू गेट डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो, ये आपको मिल जाता है। और अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहें तो डेल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी इक्वल्स टू रो, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। तो ये आपकी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है इन डिफरेंशियल फॉर्म। आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। अब यहीं पर हम इंटीग्रल फॉर्म भी कर लेते हैं इसकी, तो लिखेंगे इंटीग्रल फॉर्म। अब इंटीग्रल फॉर्म कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए, वी नो दैट, कि हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म क्या थी। तो हमें अभी बीच ऊपर ही लिखा हुआ है, क्या हमने प्रूफ किया है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी इक्वल्स टू रो। आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हमें रिवर्स प्रोसेस करना है। तो रिवर्स प्रोसेस अगर आप इससे पहले का स्टेप देखें, यहाँ पर ये स्टेप इससे पहले का, तो यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो आप दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल यहाँ पर ले लेंगे। नाउ टेकिंग द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस डी dv इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dv, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अभी मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में यूज किया है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए a ds इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस वेक्टर a dv। तो अब आपकी जो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, नाउ इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटन एज। तो आप अगर इक्वेशन सेकंड में देखें तो स्टार्टिंग वाली जो टर्म है आपके पास, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है विद डाइवर्जेंस, तो आप इसको वॉल्यूम इंटीग्रल को अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम चेंज कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में, तब आपको ये मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहां पर अब सरफेस इंटीग्रल, अब आपके पास बचेगा केवल डी ds इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dv। तो ये आपका इंटीग्रल फॉर्म हो जाती है इक्वेशन फर्स्ट मैक्सवेल, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इनटू इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म में आपकी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। आई होप मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म एंड इन डिफरेंशियल फॉर्म सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर होगी। देखिए, डिफरेंशियल फॉर्म के साथ साथ इंटीग्रल फॉर्म दोनों एक साथ कराने का मोटिव यही था कि दोनों आपको एक दूसरे से रिलेट करके इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पर देखा होगा, जब हमने डिफरेंशियल फॉर्म फाइंड आउट कर ली तो उसी को हमने माना, वी नो दैट, आपने डिफरेंशियल फॉर्म लिख ली, फिर आप इस डिफरेंशियल फॉर्म को फाइंड आउट करने से एक स्टेप ऊपर क्या किया आपने, हमने वॉल्यूम इंटीग्रल्स को रिप्लेस किया था। तो हमने क्या किया, इसी इक्वेशन का दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। अब दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे आया था, उसी थ्योरम का यूज करके हमने उस एक साइड के वॉल्यूम इंटीग्रल को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। तो इससे आपको इजी हो जाएगी दोनों इक्वेशंस याद करना, डिफरेंशियल फॉर्म भी और इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। तो हम कैसे ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, कोई दो चार्ज हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स को कहते हैं, या फोर्स को डिफाइन करता है कूलम्ब्स लॉ। अगर उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है तो देन वो फोर्स जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q नॉट अपॉन r², ये रहता है, ठीक है। मैंने माना ये चार्ज q है और ये चार्ज q नॉट है, तो इनके बीच में अगर स्मॉल r डिस्टेंस है तो दोनों चार्जेस के बीच में अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स
अप्लाई होगा वो ये होगा। तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से अब हमें इसको ड्राइव करना है, इसको लेकर आना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये टॉपिक आपका पूछा गया है एज ए क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था। डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि कूलम्ब्स लॉ को आप ड्राइव कीजिए विद द हेल्प ऑफ द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए चलिए हम लिखते हैं गिवन डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन गिवन इसलिए बोला गया क्योंकि उसने मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन बोला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट, अब हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस E dV इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू dV। पुट हियर इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस या फिर सिंपल डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, एक क्लोज सरफेस का इंटीग्रल, किसी एक वेक्टर का क्लोज सरफेस इंटीग्रल वो इक्वल होता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस दैट वेक्टर, है ना। तो इक्वेशन सेकंड में अगर आप देखें तो डाइवर्जेंस E है और इसी का वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में। तो लिखेंगे देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स, तो जब हम डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हैं तो सेकंड इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी यहां पर आ जाएगा, मैं पूरी लिख लेता हूं, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस E dV अब चेंज हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E ds वेक्टर, और इक्वल्स टू में आपका है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट dV, ठीक है। आई होप यहां तक आपको सारी टर्म्स क्लियर होंगी। और जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी होती है वही क्या होता है, Q होता है। अगर मैं बोलूं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितनी भी चार्ज डेंसिटी है या जितना भी चार्ज है वो उसका ओवरऑल कंप्लीट चार्ज कहलाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इसको, जो लास्ट हमारे पास इक्वेशन आई है, दैट मीन्स चूंकि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द Q, ठीक है। तो दैट मीन्स देन हम लिखेंगे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर अब इक्वेशन कौन सी है, पीछे लास्ट हमने पुट की है सेकंड, तो ये थर्ड हम पुट कर लेते हैं इसको, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। फिर लिखेंगे फोर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस, अगर हम मान लेते हैं कोई एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस है स्मॉल r अराउंड द चार्ज Q इज, यानी कि उस Q चार्ज के अराउंड अगर हम एक स्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं जिसका रेडियस स्मॉल r है, देन Q इज देन, तो क्या होगा वो चार्ज हमने Q माना है उसके अराउंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E ds इक्वल्स टू E 4 pi r स्क्वायर, यानी कि ये जो E रहेगा उस पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस के लिए, देन इट बिकम्स E 4 pi r स्क्वायर। तो अब इक्वेशन थर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, नाउ इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटन एज, जब थर्ड इक्वेशन को हम इस फॉर्म को पुट करने के बाद लिखेंगे, देन वी गेट E ब्रैकेट में 4 pi r स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर आप यहाँ से E की वैल्यू फाइंड आउट करें तो E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 pi r स्क्वायर डॉट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप एनर्जी की फॉर्म में इस फोर्स की बात करें दो चार्जेस की, देन वो क्या होता है, चूंकि फोर्स इक्वल्स टू Q नॉट E, ये होता है। देन
दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स है और उसको हम एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे तो वो ये होता है F इक्वल्स टू क्यू नॉट डॉट ई। देन अब फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू, अब आप ई की वैल्यू अगर यहाँ पर रखते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या फिर आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपकी कूलम्ब्स लॉ का इन्वेंशन या डेरिवेशन हो गया है विद द हेल्प ऑफ द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यानी कि आप कूलम्ब्स का जो लॉ है उसको आप जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये कराने का मोटिव इसीलिए था कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, और जैसा मैंने आपको बताया इंजीनियर्स गेटवे का अगर स्टूडेंट पढ़ा हुआ है तो वो किसी भी कीमत पर एग्जामिनर के द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन के सामने झुकेगा नहीं। कैसा भी क्वेश्चन पूछ लीजिए किसी भी टॉपिक से रिलेट करके, वो जरूर करके आएगा। बशर्ते उसके लिए आपको ईमानदार रहना पड़ेगा अपने प्रति और अपने सब्जेक्ट के प्रति। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पर, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन पर। और मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को आप ये भी कहते हैं कि गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, और ये क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स बी अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मतलब कि अगर एक कोई क्लोज सरफेस है तो उसमें से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन एंटर करेंगी वो उतनी ही लाइंस उसमें से पास भी होंगी। तो अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें या नेट मैग्नेटिक फ्लक्स देखें उस क्लोज सरफेस के अंदर, दैट मींस बिकम्स टू जीरो। तो डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल्स टू जीरो, और अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ v इज इक्वल टू द जीरो। ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म में हो जाता है। और अगर इंटीग्रल फॉर्म लिखें आप मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की, तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू द जीरो। अब यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, इंजीनियर्स गेटवे का स्टूडेंट झुकेगा नहीं किसी भी क्वेश्चन के आगे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, इंजीनियर्स गेटवे का स्टूडेंट पढ़ा हुआ उस क्वेश्चन को मैं गारंटी लेता हूँ छोड़कर नहीं। ठीक है, इसीलिए आपको यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, आप सर्च करेंगे मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, केवल आपको मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन का थ्योरी मिल जाएगी, ये जो स्लाइड पर है कुछ इससे रिलेटेड, और आगे जाकर उसका डेरिवेशन मिल जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म में। मैक्सवेल की इक्वेशन क्या होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशंस है, वो आपको कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक साथ नहीं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इक्वेशन का डेरिवेशन। उससे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन का क्या है वो भी देख लेते हैं। तो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन एक्सप्रेस गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, दैट इज द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाता है मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम डिफरेंशियल फॉर्म पर आते हैं। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को कैसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में जनरेट करते हैं, इसके लिए हमने मान लिया इन ए मैग्नेटिक मटेरियल the number of magnetic lines of force entering any closed surface is exactly same that leaving it। यानी कि अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें मैग्नेटिक लाइंस या फोर्सेस जो है, मैग्नेटिक लाइंस फोर्सेस वो जितने एंटर करेंगे एक क्लोज सरफेस में एक्जैक्टली सेम अमाउंट वहां से बाहर भी निकलेगा। ठीक है, या फिर हम अगर इन अदर वर्ड्स देखें तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट the net magnetic flux of magnetic induction through any closed surface is always zero। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड में अगर हम ये कहें तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा एक क्लोज सरफेस में वो क्या होगा, हमेशा जीरो रहेगा। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो यू कैन राइट phi b इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ v ds ऑलवेज इक्वल टू जीरो। पुट हियर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होगा कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को चेंज करता है वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, और उसके साथ डाइवर्जेंस आ जाता है जिस वेक्टर को वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो सरफेस इंटीग्रल किसका है, वेक्टर बी का। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या हो जाएगी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी ds जो है
उसको आप लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस v dv इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यू कैन राइट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस v dv इक्वल्स टू 0, sorry, and you can also write divergence of v equals to 0। तो ये आपकी मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन हो जाती है इन डिफरेंशियल फॉर्म। आप देख रहे होंगे यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल कहाँ चला गया, इधर 0 है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखें वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ 0 dv, तो बात तो वही है, वॉल्यूम इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल चला गया, या आप इसको वॉल्यूम इंटीग्रल को इधर पहुंचाकर 0 कर दीजिए, कैसे भी आप लिख लीजिए, है ना। और अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक साथ ही करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, तो हम इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं किसकी, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। तो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म क्या है, उसके लिए बहुत ही आसान, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म इज, डिफरेंशियल फॉर्म में मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या होती है, डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू 0। पुट हियर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर नाउ टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अगर हम मैक्सवेल की सॉरी अबव इक्वेशन के वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं, तो यू कैन राइट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस v वेक्टर dv इक्वल्स टू, यहाँ पर तो 0 ही रहेगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया थ्योरम। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, यहाँ पर v है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने वेक्टर a को ही लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा विद डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर dv। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, आप इस वॉल्यूम इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देंगे सरफेस इंटीग्रल में, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वेक्टर है वो v है, तो देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स, क्या हो जाएगी, हाँ मैं लिख लेता हूँ, दोनों लिख लेता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v dv अब चेंज हो जाएगा किसमें, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b ds इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ v, ये v है, वेक्टर v है, ds वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये आपका हो जाएगा मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, सॉरी इंटीग्रल, इलेक्ट्रिकल याद आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक, तो ये आपका मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। आपसे फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ ले, आपसे इंटीग्रल फॉर्म पूछ ले, या आपसे डिफरेंशियल फॉर्म पूछ ले, कोई सा भी आपसे ड्राइव करा ले, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आई होप थर्ड इक्वेशन पर आ जाते हैं। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन फैराडेज लॉ को डिफाइन करती है, जो कहता है व्हेनेवर ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड, यानी कि अगर हम एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है। इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड, अगर कंडक्टर का जो सर्किट है वो क्लोज है, ए करंट इज इंड्यूस्ड, देन एक करंट इंड्यूस्ड होगी, दैट्स कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट, और उसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। अगर हम मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को देखें इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो इट्स कर्ल E इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dt हो जाएगा। और अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में देखें इसी को, तो ये L है, सॉरी, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ E dl इक्वल्स टू माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू t डॉट ds। ये आपका इंटीग्रल फॉर्म हो जाती है। यही चीज हमको प्रूफ करनी है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल एंड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। द थर्ड इक्वेशन इज द फैराडेज लॉ इन is electromagnetic induction, that is the induced electromagnetic field around any closed surface is equal to the negative time rate of change of magnetic flux through the path exclusive the surface। यानी का मतलब ये है कि फैराडेज लॉ वो बताता है थर्ड इक्वेशन, फैराडे लॉ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट मीन्स अगर हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड
बनाते हैं अराउंड ए क्लोज सरफेस, देन सॉरी द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है किसी एक क्लोज सरफेस के, वो इक्वल होगा किसके, निगेटिव टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि उस बॉडी के आसपास हम जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं उसका निगेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो इक्वल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ठीक है, ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम ड्राइव करते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। तो इसके हिसाब से अगर हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लिखें, देन E इक्वल्स टू माइनस डी फाई वी अपॉन जी टी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ। तो पुट हियर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का, उसके अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है एक क्लोज सरफेस के, जब हम वो इक्वल होगा निगेटिव टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द पाथ एक्सक्लूसिव द सरफेस, है ना, ये हो गया आपका। बट क्या होता है, बट चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स induced an electric field around a circuit, को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने सर्किट, then the induced EMF is given as, कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप फिजिकल सिग्निफिकेंस में पढ़ रहे थे कि जो आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो क्या कर देता है, इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि मैक्सवेल की इक्वेशन क्या कहती है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो वो इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो राइट दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल E dl, पुट हियर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो अगर हम दोनों को इक्वेट कर लें देन वी गेट, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, इट बिकम्स इक्वेशन नंबर सेकंड। लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है, जिसको हम V से इंडिकेट करते हैं, वो क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है, दैट मीन्स V इक्वल्स टू फाइव बी अपॉन ए। तो अगर मैं यहाँ से फाइव बी निकालता हूँ तो फाइव बी बिकम्स V इंटू ए। ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर V इंटू डी एस। जो ये डी एस है ये शो करता है एक स्मॉल क्लोज सरफेस का एरिया, एरिया ऑफ स्मॉल क्लोज्ड सरफेस एरिया को बताता है। तो यानी कि जो V डॉट ए था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और यहाँ पर जो ds है वो एरिया को ही डिफाइन कर रहा है एक स्मॉल क्लोज सरफेस की। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं, नाउ इक्वेशन थर्ड रिटन एज थर्ड इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ E dl इक्वल्स टू माइनस d अपॉन dt, और ये हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds। इज दैट क्लियर? बिकॉज आपका जो B है वो क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है ना, वेरिएबल क्वांटिटी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है जो वेरी करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि हम उसको वेरी करा रहे हैं तो, है ना, देन क्वांटिटी, देन जो ये आपका डिफरेंशिएशन है इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएशन में चेंज कर सकते हैं, देन dt चेंज इनटू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 4 पुट करता हूं, देन
नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इक्वेशन 4 बिकम्स, क्या हो जाएगी बेटा, सरफेस इंटीग्रल सॉरी लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एल इक्वल्स टू माइनस सरफेस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन बी विद रेस्पेक्ट टू टी इंटू डी एस। ठीक है, आई होप यहाँ पर सॉरी यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखिए आप अगर इक्वेशन नंबर यहाँ पर 4 को देखें तो यहाँ पर जो ये था डिफरेंशिएशन का साइन, हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट किया है और कुछ यहाँ पर नहीं। ठीक, देन नंबर 5 लिख दूँ। अब अगर दोनों साइड सेम इंटीग्रल हो जाए तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल को हटा सकते हैं। तो उसके लिए हम अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, स्टोक्स थ्योरम कुछ नहीं कहती, स्टोक्स थ्योरम ये कहती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल विद कर्ल ऑफ दैट वेक्टर ds। ठीक है, ये हो जाती है, यही स्टोक्स थ्योरम है। और अगर हम इसका यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, देन इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 जो है वो क्या बन जाएगी, अब पहले तो मैं लिख लेता हूँ, लाइन इंटीग्रल ई डी एल, तो ये जो लाइन इंटीग्रल है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल में, दैट मीन्स कर्ल ऑफ वेक्टर ई डी एस, और उसके इक्वल्स टू में था माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन v विद रेस्पेक्ट टू t डॉट डी एस। अब दोनों साइड सेम इंटीग्रल हो गया है, सरफेस इंटीग्रल। देन हम दोनों को हटा देंगे, वी गेट कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर ई प्लस डेल वी सॉरी वेक्टर अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन हो जाती है इन डिफरेंशियल फॉर्म। और आप इसको कर्ल को हटा के क्रॉस प्रोडक्ट होता है कर्ल का मीनिंग, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है उसकी डिफरेंशियल फॉर्म हम कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंटीग्रल फॉर्म। तो बच्चों समझ में भी तो आ भी रहा है या नहीं, या ऐसे ही चल रहा है काम है। देन है इंटीग्रल फॉर्म। आप लोगों का विश्वास तो है हम पे, और आपका विश्वास है तभी इंजीनियर्स गेटवे भी है। वी नो दैट, जब तक आपका विश्वास है तो इंजीनियर्स गेटवे झुकेगा नहीं, है ना, वो डायलॉग है ना, तो उसको आप ध्यान में रखते रहे करें हमेशा। तो वी नो दैट मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म इज, अभी हमने प्रूफ की है, तो एक साथ कराने का यही एक मोटिव था कि आप लोगों को इजीली डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म रिलेट हो जाए, आप उसमें कंफ्यूज ना हो, है ना। तो अब इससे पहले हमने एक स्टेप क्या किया था, सरफेस इंटीग्रल को हटाया था। तो नाउ टेकिंग सरफेस इंटीग्रल on both sides of equation first, then we get, अगर आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन देखे होंगे तो वहां पर कॉमन क्या है, वहां पर डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज होता है। जब आप इंटीग्रल फॉर्म में करते हैं तो वहां पर आप वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं। वहीं पर जब आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम का यूज करेंगे, और जब आप इंटीग्रल फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर आपको सरफेस इंटीग्रल लेना पड़ेगा। कहीं पे भी कुछ भी गुंजाइश नहीं है कंफ्यूजन की कि कहाँ पर सरफेस इंटीग्रल लेना है, कहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है, कहाँ पर लाइन इंटीग्रल लेना है। ठीक है, या फिर कहाँ पर स्टोक्स थ्योरम का यूज करना है, कहाँ पर डाइवर्जेंस का। पहले डाइवर्जेंस, लास्ट की दो इक्वेशन में स्टोक्स थ्योरम, पहली दो इक्वेशन में वॉल्यूम इंटीग्रल, बाद की दोनों इक्वेशन में सरफेस इंटीग्रल। जब फोर्थ इक्वेशन पढ़ेंगे तब भी आप वहां पर देख लें। ठीक है, चलिए, तो जब दोनों तरफ हम सरफेस इंटीग्रल ले लेते हैं तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल वेक्टर ई डी एस is equals to minus closed surface integral partial differentiation of vector b ds। ठीक है, ये हो जाए क्लियर। देन अकॉर्डिंग टू स्टोक्स
थ्योरम, अब यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम का यूज कर लेते हैं। और स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर is converted into the surface integral with curl of that vector। इसको इक्वेशन सेकंड पुट करें, देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स, सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल वेक्टर ई डी एस वेक्टर इक्वल्स टू, अब जो ये कर्ल के साथ ई वेक्टर है उसका सरफेस इंटीग्रल चेंज हो जाएगा लाइन इंटीग्रल में, और आपको मिल जाएगा वेक्टर ई डी एल सॉरी, और इक्वल टू आपका जो है वो एज इट इज रहेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन v विद रेस्पेक्ट टू t इनटू ds। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और यही आपकी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन हो जाती है इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ठीक है, चलिए, तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन हो गई है डिफरेंशियल फॉर्म इंटीग्रल फॉर्म में, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म में, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन भी हो गई है डिफरेंशियल फॉर्म एंड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। फोर्थ इक्वेशन, उसके बारे में आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखते हैं मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशंस को हम एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ या मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है, वो ये कहती है इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट विद ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये कहने का है कि मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक करंट से, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट है उस पर डिपेंड करता है, विद ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी जो इक्वल है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये आपका मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन है। ओके, चलिए, तो अब जो मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशंस हैं वो आपकी डिफरेंशियल फॉर्म में हमें ये प्रूफ करना है और इंटीग्रल फॉर्म में हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे कैसे हम मैक्सवेल की इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में प्रूफ करेंगे और कैसे हम मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बता देता हूं मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन का। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, यानी कि ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक जनरलाइज्ड फॉर्म एम्पियर्स लॉ की। उसका क्या मीनिंग है, द मैग्नेटोमोटिव फोर्स अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए आप यहां पर जो मैं क्वेश्चन आपको पॉइंट करके बता रहा था वो आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस में ही कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट होता है इस मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वो इक्वल किसके होगा, सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू एनी सरफेस बाउंडेड बाय द पाथ। ठीक है, जो भी सरफेस उस पाथ में आ रहा है या बाउंड हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाता है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन का। अब हम हेडिंग लिखेंगे फर्स्ट मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म और उसको प्रूफ करेंगे। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में अगर हम मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को प्रूफ करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मैं थ्योरी का आपको बेस बना देता हूं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि डेरिवेशन कैसे हमने स्टार्ट किया, कहां से ये वैल्यू आई है। तो लिखेंगे दिस इक्वेशन बेस्ड ऑन एम्पियर्स सर्किटल लॉ, यानी कि ये वाली इक्वेशन एम्पियर्स के सर्किट लॉ पर डिपेंड करती है। दैट मींस इसका मतलब क्या है, जो सर्किट इक्वेशन है वो क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी V वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ जो आपका करंट है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ, जैसा कि हमने पीछे बताया, और इसके साथ परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, जो मीडियम है उसकी परमेबिलिटी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी V। ठीक है, चूंकि V इक्वल्स टू आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं, चूंकि V इक्वल्स टू म्यू नॉट H इक्वल होता है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ H इंटू DL इक्वल्स टू I, क्योंकि मैं अगर म्यू नॉट को इसके अपॉन में ले आता हूं तो यहां से आप देख रहे होंगे H वेक्टर इक्वल्स टू हो जाता है V वेक्टर अपॉन म्यू नॉट। तो अगर आप इसको म्यू नॉट को इसके अपॉन में ले आएंगे देन यू पुट H वेक्टर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एम्पियर्स सर्किटरी लॉ जो कहता है वो। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर दिया है। उसके बाद
अगर किसी मतलब करंट जो होती है, टोटल करंट एनक्लोज्ड अगर किसी पाथ से है, तो वहां पर फ्लक्स जो करंट चार्ज डेंसिटी होगी उस सरफेस से जो बाउंडेड है क्लोज लूप, तो वो क्या हो जाती है, लिख लेंगे यहां पर वी नो दैट। कहने का मतलब क्या है, सॉरी, जो करंट डेंसिटी है किसी सरफेस से जो बाउंड है एक क्लोज्ड लूप में, तो वहां पर आई इक्वल्स टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल जी डी एस। यानी कि वहां पर जो टोटल करंट होगी एनक्लोज्ड, वो करंट डेंसिटी यानी कि उस पर्टिकुलर सरफेस में कितनी करंट डेंसिटी है उसके इक्वल होती है। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को उठाकर हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस वाली में करेंगे हम, वी वाली में, ये तो मैंने आपको मेंशन कर दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है इस तरीके से। ठीक है, पुटिंग into equation first, then we get, तब हमें क्या मिलता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर जी डॉट डी एस। पुट हियर इक्वेशन नंबर सेकंड। आपने इसको सेकंड इक्वेशन पुट कर दिया है, तो अब आप देख रहे होंगे एक तरफ सरफेस इंटीग्रल है और एक तरफ लाइन इंटीग्रल है, तो अब यहां पर आपकी लगेगी स्टोक्स की कर्ल थ्योरम। तो नीचे लिखेंगे सॉरी, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स कर्ल कर्ल थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स कर्ल थ्योरम वो क्या कहती है आपको पता है, क्योंकि आपने थर्ड इक्वेशन में भी इस थ्योरम का यूज किया है। वो कहती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर is equal to the या change into the surface integral when you take curl of that vector। तो स्टोक्स थ्योरम ये कहती है कि आप लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के, उसके लिए आपका वेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा विद कर्ल। इज दैट क्लियर? तो अब इक्वेशन सेकंड जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, जब आप इस थ्योरम का यूज करेंगे तो आपका लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। नाउ इक्वेशन सेकंड बिकम्स, तो इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल वेक्टर बी डी एस इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट जे वेक्टर डी एस। हमने अंदर ही लिख लिया है, तो सरफेस इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल आपका भाग जाएगा यहां से, देन वी गेट कर्ल ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट वेक्टर जी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ गया एक फॉर्म, कर्ल ऑफ v इज इक्वल्स टू म्यू नॉट g। इज दैट क्लियर? यू कैन ऑल्सो राइट हियर, जैसा मैंने अभी पीछे बताया था कि v इक्वल्स टू क्या होता है h की फॉर्म में, म्यू नॉट h, है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे अगर कर्ल h इक्वल्स टू, देन यू गेट करंट डेंसिटी g। ठीक है, आप इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि वेक्टर b इक्वल्स टू म्यू नॉट वेक्टर h। तो v अपॉन म्यू नॉट अगर आप करेंगे तो h आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम थर्ड पुट कर लेते हैं यहां पर। अब इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है वो केवल कंडक्शन करंट पर ही डिपेंड कर रहा है। तो उसके लिए हम लिखेंगे नाउ चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन थर्ड। अगर थर्ड इक्वेशन की हम वैलिडिटी चेक करें विद कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, विद कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, देन टेकिंग यहां पर डाइवर्जेंस, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन थर्ड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यानी कि हम इक्वेशन जो थर्ड है उसका दोनों साइड डाइवर्जेंस ले लेंगे, देन इक्वेशन थर्ड बिकम्स, इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल h वेक्टर इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ j वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम डाइवर्जेंस लेते हैं इसका कर्ल वेक्टर का, तो वो आपका जीरो होता है, या फिर अगर मैं बोलूं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ कर्ल, और कर्ल क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो, एंड यू गेट डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी जी। तो यहां से आपको क्या मिला कि जो करंट डेंसिटी है उसका डाइवर्जेंस लें अगर हम, तो इट बिकम्स टू जीरो। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू
कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, अगर आपने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वाली वीडियो देखी है तो वहां से आपको पता चल रहा होगा कि जो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी J होता है वो क्या होता है, माइनस डेल रो बी या रो न्यू अपॉन रो टी। ठीक है, सॉरी, डेल्टा रो न्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी कि जो रो न्यू है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी वो इक्वल्स टू होता है विद नेगेटिव साइन डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी जी। आपने पहली वाली जो कंटिन्यूटी इक्वेशन की वीडियो है अगर वो प्रीवियस आपने देखी है तो हमने इसको प्रूफ भी किया, लेकिन यहां पर क्या रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल्स टू जीरो। ठीक, जबकि फॉर द स्टडी स्टेट कंडीशन अगर हम देखें, एंड फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन डाइवर्जेंस ऑफ जे जो होता है वो इक्वल टू जीरो होता है फॉर द स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से 10 इक्वेशन थर्ड जो है आपकी, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल्स टू जीरो है ना, इज वैलिड ओनली फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, यानी कि जो इक्वेशन थर्ड हमारी आई है अभी प्रूफ करने पर डाइवर्जेंस जे इक्वल्स टू जीरो, वो केवल और केवल वैलिड है फॉर द स्टडी स्टेट कंडीशन, दैट इज एम्पियर्स लॉ। जो एम्पियर्स लॉ है इज वैलिड ओनली फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन, फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, यानी कि जो एम्पियर्स लॉ है इसका मतलब क्या हुआ कि वो केवल और केवल वैलिड है स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए। ठीक है, एंड इट इज नॉट वैलिड फॉर द वेरिंग फील्ड, इसका मतलब तो यही हुआ, एंड इट इज नॉट वैलिड फॉर वेरिंग फील्ड, यानी कि अगर फील्ड वेरिड है तो उसके लिए आपका एम्पियर्स लॉ वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस जी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसीलिए मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया है ना। ठीक है, और मॉडिफाई करने के बाद उन्होंने कहा आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, इफ इन एनी सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इन एनी सर्किट कैपेसिटर इज कनेक्टेड। ठीक है, अगर हम किसी सर्किट में कैपेसिटर को कनेक्ट किए हुए हैं देन अब देयर इज एन अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर आपने सेकंड लेक्चर जो देखा होगा इस वीडियो का, जब इस यूनिट का जब स्टार्ट हुआ है उससे पहले तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं इस यूनिट को समझने के लिए। अगर आपने वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। वहां पर हमने बताया था कि अगर दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, जब उस पर चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर पहुंचता है तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस, और उन डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस से जो करंट फ्लो होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है। ठीक है, तो इज एन अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, अगर वहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है तो वहां पर कुछ अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। ठीक है, विच ऑल्सो फ्लो। ठीक है, विच ऑल्सो फ्लो, इज दैट क्लियर, इनटू सर्किट। अब इसका मतलब क्या हुआ, सो दैट मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ इज रिक्वायर्ड, यानी कि आफ्टर मॉडिफिकेशन अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है तो मैक्सवेल का कहना है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट भी फ्लो होगा, इसलिए मॉडिफिकेशन की जरूरत है एम्पियर्स लॉ। इज दैट क्लियर। तो अब अगर हम लिखें इस इक्वेशन को, जो हमने थर्ड इक्वेशन लिखी थी, अगर आपको ध्यान हो मैं यहां पर लिख देता हूं, कर्ल ऑफ H इक्वल्स टू G, एंड सो दैट इक्वेशन थर्ड
कैन बी रिटन एज तो ये इक्वेशन थर्ड मैंने यहाँ पर लिखी है आपको बताने के लिए, है ना, ये थी हमारी पीछे। तो अब हम इसको लिखेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर H इक्वल्स टू करंट डेंसिटी ड्यू टू द कंडक्शन करंट तो रहेगी ही, प्लस क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट भी फ्लो हो रहा है तो उसकी करंट डेंसिटी और यहाँ पर ऐड हो जाएगी। पुट हियर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, हाँ, फोर्थ इक्वेशन होगी आई थिंक, तो हमने लास्ट इक्वेशन थर्ड डिफाइन की थी, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से चेक करेंगे, तो हम क्या लेंगे, डाइवर्जेंस। नाउ टेकिंग divergence of equation 4 on both sides। तो अगर हम दोनों तरफ इक्वेशन 4 के क्या ले लेते हैं, डाइवर्जेंस ले लेते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वेक्टर H इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस जे डी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, देन ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, डाइवर्जेंस ऑफ J वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे डी वेक्टर, then you get divergence of J vector is equal to minus divergence of displacement current density vector। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन नंबर कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, हमने डिफाइन कर दिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब यहां से हमें पता चल गया, सो फ्रॉम इक्वेशन 5 we get divergence of vector G is not equal to 0। That is, it is valid equation for varying magnetic field also। Is that clear? That is, curl of vector H equals to J plus JT। अब ये वाली इक्वेशन आपकी सही है। ठीक है, then from equation of continuity, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर J इक्वल्स टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रो विद रेस्पेक्ट टू T, यही है आपकी। और अब आप इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, पुटिंग इनटू इक्वेशन 5, मैं इसको लिख देता हूं और करके, ये डाइवर्जेंस J भी है क्योंकि इक्वेशन 5 में ये डाइवर्जेंस लिखा हुआ, तो कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब हमने इस वैल्यू को पुट किया तो आपकी लिखेंगे यहाँ पर नाउ इक्वेशन 5 becomes, एक तो मौसम खराब हो रहा है और उसकी वजह से लेक्चर ले लेकर थोड़ा गला भी साथ नहीं दे पा रहा है, जिससे कि जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, वरना लेक्चर देने तक का तो साथ दे ही रहा है। तो इक्वेशन 5 क्या हो जाएगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रो विद रेस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू आपका माइनस डेल डॉट जी डी, यानी डाइवर्जेंस ऑफ करंट डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। इज दैट क्लियर? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस से तो माइनस क्रॉस आउट हो जाएगा, डेल डॉट, सॉरी इसको हम बैक कर लेते हैं, इज दैट क्लियर, डेल डॉट करंट डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू partial differentiation of rho dt। you can also write that in this form, that means d। ये कहां से लिखा है अगर आपको याद हो, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, जिन बच्चों ने मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन या मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को समझा है उनको पता होगा ये वहां से आया। ठीक है, ये है, यहां पर तो हमने रो की जगह पर पुट कर दिया डाइवर्जेंस d, देन यहां पर क्या आ जाएगा, वेक्टर डेल, ये मैं क्या लिखता हूँ, एक मिनट, ठीक है सॉरी ये डी लिखा जा रहा है बार बार कैपिटल में, जबकि करंट डेंसिटी के साथ लिखना है। तो अगर मैं इसको डेल को बाहर ले लेता हूँ वेक्टर को, डॉट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी। ठीक है, तो दोनों तरफ डेल डेल है यानी कि डाइवर्जेंस है, तो वो डाइवर्जेंस कट आउट हो जाएगा, देन वी गेट करंट डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। बस अब ये वैल्यू इक्वेशन, ये वाला जो वैल्यू है वो इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए, पुटिंग इनटू इक्वेशन 5, देन वी गेट, तो अब हमें क्या मिलेगा, कर्ल ऑफ वेक्टर H इक्वल्स टू J करंट डेंसिटी ऑफ कंडक्शन करंट, और जो करंट डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट है जिसके थ्रू मॉडिफिकेशन किया था मैक्सवेल ने, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपके पास मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी इन डिफरेंशियल फॉर्म। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज मैक्सवेल फोर्थ
इक्वेशन इनटू डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म में आपकी ये इक्वेशन आ जाती है, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, और इसी को हम मॉडिफाइड एम्पियर लॉ भी बोल देते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एम्पियर्स लॉ के मॉडिफिकेशन की नीड क्यों हुई, तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि बिफोर मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, जो वहां पर आपका चेंज इन करंट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था किसी सर्किट में, और अगर उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है तो वहां पर उस कैपेसिटर के कारण एक करंट और फ्लो होता था, दैट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। और उस डिस्प्लेसमेंट करंट की हेल्प से भी उस सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था या मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता था, जिस वजह से एम्पियर्स लॉ जब आपका कैपेसिटर लगा हुआ है तो वो वैलिड नहीं हो रहा था। दैट मींस वो केवल स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए वैलिड हो रहा था, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैलिड नहीं हो रहा था। इसीलिए फिर मैक्सवेल ने मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ दिया, जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया डिस्प्लेसमेंट करंट को। ठीक है, और फिर आपकी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन आई, और उसी वजह से एम्पियर्स का जो लॉ था वो मॉडिफाइड हो पाया। इज दैट क्लियर? आई होप आपको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब जैसा कि हम बार बार कर रहे हैं कि मैक्सवेल की डिफरेंशियल फॉर्म के साथ साथ ही इंटीग्रल फॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए उसका मोटिव ये है कि आपको इजीली समझ में आ जाए। वरना एक साथ अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म करते फिर एक साथ इंटीग्रल फॉर्म करते तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते उसको, या फिर रिलेट नहीं कर पाते कि कैसे हम इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो इजी बनाने के लिए एक साथ आपका ये किया जा रहा है। तो अब लिख लेते हैं इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, और मैं मानता भी हूं अगर आपने लास्ट की तीनों वीडियोस देखी हैं मैक्सवेल की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन की, और दोनों फॉर्म्स को आपने एक साथ देखा है, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इजी बन गया है इंटीग्रल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म। अदरवाइज दोनों को आपको अलग अलग से याद करना पड़ता है। ठीक है, यहां पर सिंपल हमें लिखना पड़ता है, सिंस वी नो दैट मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इनटू डिफरेंशियल फॉर्म इज, अभी हमने प्रूफ किया है, क्या है? कर्ल ऑफ एच, या फिर आप लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एच इक्वल्स टू करंट डेंसिटी ड्यू टू द कंडक्शन करंट प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर डी विद रेस्पेक्ट टू द टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन आपको मिली थी उसी को आप कन्वर्ट कर देंगे, या वही आप ले लेंगे। आपने यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम का यूज किया है। स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है, तो आपको यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल लेना होगा। नाउ टेकिंग, ऐसे ही रिलेट कर अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और कभी भी बर्डन महसूस नहीं करेंगे। सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि आप लोग इंजीनियर्स गेटवे से जुड़े हुए हैं, तो आपका जो लोड है या फिर आपका जो कंफ्यूजन है उसी को हम सॉल्व आउट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और इजी वे आपको बनाकर देते हैं। ठीक है, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, देन वी गेट, अब हमें क्या मिलता है? अगर हम सरफेस इंटीग्रल ले लेते हैं दोनों साइड, तो क्रॉस वेक्टर ऑफ एच इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू स्टोक्स कर्ल थ्योरम, क्योंकि एक स्टोक्स थ्योरम का आप यूज करेंगे कहां पर जाकर? इंटरफेरेंस में, है ना, तो इसलिए स्टोक्स कर्ल थ्योरम यहां पर नाम लिखा जा रहा है। इसको मैं इक्वेशन सेकंड पुट कर लेता हूं। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स कर्ल थ्योरम वो क्या कहती है? सिंपल इज दैट कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर विद कर्ल ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका स्टोक्स की जो कर्ल थ्योरम है वो कहती है। ठीक, अब अगर हम इसको अप्लाई कर दें अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड में, देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स, देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स, तो तब सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? वो चेंज हो गया लाइन इंटीग्रल में, और यहां पर आपका वेक्टर एच आ जाएगा, डी एल इक्वल्स टू, इधर आपका सरफेस इंटीग्रल ही रहेगा, ब्रैकेट में कंडक्शन करंट डेंसिटी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, इसका डी का, तो ये आपका डी एस लिख देंगे लास्ट में। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है मैक्सवेल की इन इलेक्ट्रिकल इंटीग्रल फॉर्म, सॉरी इलेक्ट्रिकल याद आता है इंटीग्रल की जगह, है ना। तो ये आपकी मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन हो गई है इनटू इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है,
आई होप बच्चों आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। लेक्चर आपको कैसा लगा? बहुत इजी वे में आपको मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन यहाँ पर बताई गई है, कैसे आपको डिफरेंशियल फॉर्म में प्रूव करना है, कैसे आपको इंटीग्रल फॉर्म में प्रूव करना है, वो सारी चीजें आपको बहुत ही आसान तरीके से, आसान वे में आपको एक्सप्लेन की गई है। यहीं पे आपका एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया कि एम्पियर्स लॉ के मॉडिफिकेशन की नीड क्यों हुई। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप सेशन को लाइक जरूर करें, बच्चों के साथ या अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभ उठा सकें यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी आपको टॉपिक प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर उनका किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो वो इंडिविजुअली उस टॉपिक को भी देख सकते हैं, क्योंकि हम टॉपिक वाइज यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहें। जैसे जैसे आपको वीडियो हमारे YouTube चैनल पे मिलेंगी तो आपको वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। देखिए हमारे पास नोटिफिकेशन, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप हो सकता है किसी दिन मिस कर दें क्लास को। ठीक है,